अस्सलाम वालेकुम, डॉक्टर अरशद महमूद हियर। आज की वीडियो के अंदर हम देखेंगे कि हमने टेक्सिया के लॉन्ग और शॉर्ट केस को कैसे अप्रोच करना है, इसके इंपॉर्टेंट डिफरेंशियल्स क्या होते हैं और इसकी स्कीम ऑफ एग्जामिनेशन क्या है। ये वीडियो शॉर्ट केस में भी आपके लिए हेल्पफुल होगी और लॉन्ग केस में भी आपके लिए हेल्पफुल होगी। अगर आप पीडियाट्रिक रेजिडेंट हैं, पीडियाट्रिशियन हैं या पीडियाट्रिक मेडिसिन के अंदर आप इंटरेस्टेड हैं तो डेफिनेटली ये चैनल डॉक्टर अरशद महमूद चाइल्ड स्पेशलिस्ट आपके लिए हेल्पफुल होगा। इसको देखने का बेहतरीन तरीका ये है कि आप इसको प्लेलिस्ट में जाएं और अपनी पसंद की प्लेलिस्ट देखें। अगर आपको रेडियोलॉजी में इंटरेस्ट है तो आप रेडियोलॉजी में जाएं, अगर आपने टॉक्स पढ़ने हैं तो आप टॉक्स के सेक्शन में जाएं और टॉक्स की वीडियोस देखें। अगर आपको स्पॉट डायग्नोसिस पेशेंट केसेस फाइंडिंग्स देखनी है, अगर आप फ्री टाइम है आपके पास तो आप स्पॉट डायग्नोसिस केसेस में जाएं, आपको 300 पता नहीं वीडियो मिल जाएंगी जिनके अंदर आपको स्पॉट डायग्नोसिस और डिफरेंट पेशेंट की डिफरेंट रेयर प्रेजेंटेशन की जो वीडियोस हैं वो मिल जाएंगी। इस तरह अगर आपने शॉर्ट लॉन्ग केस की डिस्कशन को देखना है, उनकी अप्रोचेस को देखना है तो उनकी डिफरेंट वीडियोस मौजूद हैं। और इसी तरह अगर आपने एग्जामिनेशन के मेथड को अपने परफेक्ट करना है तो एग्जामिनेशन की वीडियोस मौजूद हैं। सो आप प्लेलिस्ट में जाएं और अपने अकॉर्डिंगली अपनी प्लेलिस्ट को देखें और दूसरों के साथ भी जरूर शेयर करें। सो हम देखते हैं अपने केस को जो कि एटेक्सिया है कि एटेक्सिया के शॉर्ट और लॉन्ग केस में अप्रोच कैसे करना है। सबसे पहले हम कुछ थ्योरी के पॉइंट्स डिस्कस कर लेते हैं जो बिल्कुल बेसिक हैं आपके लिए, जो सबको आने चाहिए। तो सबसे पहले है कि एटेक्सिया किसे कहते हैं, व्हाट इज एटेक्सिया। सो एटेक्सिया इज बेसिकली लॉस ऑफ कोऑर्डिनेशन, ठीक है। तो लॉस ऑफ कोऑर्डिनेशन इज एटेक्सिया। सो एटेक्सिया जो है कोऑर्डिनेशन का लॉस है। ये मैनिफेस्ट कैसे होएगा? ये मैनिफेस्ट होएगा कि पेशेंट जब कोई मूवमेंट परफॉर्म करता है तो वो मूवमेंट उसकी कोऑर्डिनेटेड नहीं होती। जो सबसे बड़ी हमारी बॉडी की मूवमेंट है वो है चलना, वॉकिंग या गेट है। सो डेफिनेटली उसमें गेट इफेक्ट होता है, गेट की इनकोऑर्डिनेशन होती है और जो डिफरेंट चीजें हम परफॉर्म कर रहे होते हैं, जो साइंस ऑफ एटेक्सिया या सेरेब्रल साइंस होते हैं, वो बेसिकली इसी चीज को शो करते हैं कि उसमें हमारी कोऑर्डिनेशन लॉस हो जाती है। एटेक्सिया टू टाइप्स का होता है, एक को हम कहते हैं सेंसरी एटेक्सिया और एक को हम कहते हैं मोटर या सेरिबेलर एटेक्सिया। मोटर या सेरिबेलर एटेक्सिया में पैथोलॉजी हमारी सेरिबेलम के अंदर लाई करती है, जबकि सेंसरी एटेक्सिया में हमारी जो पैथोलॉजी है वो स्पाइनल कॉर्ड के अंदर होती है। जो डिफरेंस क्या है सेंसरी और मोटर एटेक्सिया का, तो जो मोटर एटेक्सिया है या सेरिबेलर एटेक्सिया है उसके अंदर आपको सेरिबेलर साइन पॉजिटिव मिलते हैं। उसमें पेशेंट को निस्टैग्मस हो सकती है, उसको डिस्टाइडोकिनेसिया हो सकता है, उसको टेंशनल ट्रेमर हो सकते हैं, उसकी पास्ट पॉइंटिंग हो सकती है। जो साइंस हैं सेरिबेलम के सेरिबेलर एटेक्सिया के अंदर वो आते हैं, जबकि जो सेंसरी एटेक्सिया होता है उसके अंदर ये साइंस नहीं आते। सेंसरी एटेक्सिया सटल होता है और जैसे ही पेशेंट को आप वॉक कराते हैं उसमें पेशेंट की हल्की सी स्वे होगी, लेकिन जैसे ही आप उसका रूमबर करेंगे तो डेफिनेटली वो पॉजिटिव आएगा। सो ग्रॉस गेट पे आपको नॉर्मल लगेगा लेकिन जैसे ही आप रूमबर उसका परफॉर्म करेंगे तो एटेक्सिया ज़्यादा क्लियरली मैनिफेस्ट होगा, तो वो सेंसरी एटेक्सिया होता है। सो इसका डिफरेंस बुनियादी तौर पे ये है कि आपको एक तो एटेक्सिया में सिर्फ नॉर्मल पॉजिटिव आएगा, दूसरा आपके सेरिबेलर साइंस नहीं होंगे। बच्चों के अंदर मोस्टली जो एटेक्सिया होता है वो सेरिबेलर इन ओरिजिन होता है। अब जो सेरिबेलर एटेक्सिया होता है उसकी फर्दर टू टाइप्स होती हैं। सेरिबेलम के अगर पार्ट्स की आप बात करें तो उसके सेंटर के अंदर होता है वर्मिस और पेरिफेरी पे होते हैं उसके सेरिबेलर हेमिस्फीयर। जब कोई पैथोलॉजी वर्मिस को इफेक्ट करेगी तो ट्रंकल एटेक्सिया आएगा। ट्रंकल एटेक्सिया का मतलब यह है कि पेशेंट को जब वॉक करेगा तो उसको एटेक्सिया होगा, वॉक करते हुए वो पेशेंट स्टैगर करेगा, वेडलिंग गेट होगी, ब्रॉड बेस गेट होगी और उसकी जो है वो निस्टैग्मस भी पेशेंट को आ सकता है। जबकि जो पेरिफेरल जो सेरिबेलर हेमिस्फीयर है जब उसके अंदर पैथोलॉजी होगी तो पेशेंट को लिम्ब एटेक्सिया होगा। लिम्ब एटेक्सिया मतलब क्या है कि पेशेंट के अंदर लिम्ब्स के साइन पॉजिटिव होंगे, उसके टेंशन ट्रेमर्स होंगे, उसको पास्ट पॉइंटिंग होगी, डिस्टाइडोकिनेसिया होगा और रीबाउंड फिनोमेना होगा। सो ये सारी चीजें जब आएंगी जब आप उसकी सेरिबेलर हेमिस्फीयर इफेक्ट होगी, तो आपको डेफिनेटली आपने देखना है अगर आपके एग्जाम के अंदर पेशेंट है जिसको आप टिपिकली सोच रहे हैं कि उसको सेरिबेलर एटेक्सिया है लेकिन उसके बावजूद उसके अगर सेरिबेलर साइंस नहीं आ रहे तो आप एग्जामिनर को बता सकते हैं कि जनाब इसकी जो पैथोलॉजी है वो मेनली वर्मिस में है, इसलिए उसके सेरिबेलर साइन जो लिम्ब के वो नहीं आ रहे। ये दो इंपॉर्टेंट पॉइंट्स हैं। अब अगर हम डिफरेंशियल्स की बात करें किसी भी केस में जब आपके पास एटेक्सिया आता है तो उस डिफरेंशियल्स को हम दो ग्रुप में डिफाइन करते हैं। एक ग्रुप हम कर लेते हैं जिसमें एक्यूट केस काजेज होते हैं, फिर एक ग्रुप हमारा है सब एक्यूट का, फिर एक ग्रुप हमारा है क्रोनिक केसेस का। जो एक्यूट काजेज हैं एटेक्सिया के, जो कॉमन काजेज हैं, वैसे तो काजेज की एक लिस्ट है लेकिन जो एग्जाम में आपने बताने हैं, जो आपने याद करने हैं और जिनकी डिटेल पढ़नी है वो मैं यहाँ पे बताऊंगा। सो एक्यूट काजेज के अंदर जो टॉप पे काज आती है वो है पोस्ट इन्फेक्शियस सेरिबेलर एटेक्सिया, जिसको हम एक्यूट सेरिबेलर एटेक्सिया भी कहते हैं। मोस्टली इन्फेक्शन पहले होता है, उसके नतीजे में जो एंटीबॉडीज बनती हैं वो क्रॉस रिएक्ट करती हैं हमारे सेरिबेलम के साथ और पेशेंट को उसके नतीजे में एटेक्सिया होता है। सो दिस इज कॉल्ड एज पोस्ट इन्फेक्शियस सेरिबेलर एटेक्सिया। सेकंड इज एक्यूट इन्फेक्शियस सेरिबेलाइटिस, कि पेशेंट को इन्फेक्शन हुआ है, मोस्ट कॉमनली चिकन पॉक्स होता है, उसके साथ चिकन पॉक्स एक्टिव इन्फेक्शन के साथ बच्चे को एटेक्सिया हो गया है तो इट इज इन्फेक्शियस सेरिबेलाइटिस और उसमें जो बच्चे को एटेक्सिया होता है हम उसको इन्फेक्शियस सेरिबेलाइटिस एक्यूट सेरिबेलर एटेक्सिया कहते हैं बिकॉज ऑफ
cerebellitis, that is because of inflammation of cerebellum because of the active viral infection. तो थर्ड काज है, ड्रग्स भी हमारा करती हैं एक्यूट इन्फेक्शन, एक्यूट एटेक्सिया, जिसके अंदर जो कॉमन ड्रग है खासतौर पर जो पेशेंट एपिलेप्सी के होते हैं जब वो ले रहे होते हैं फेनिटॉइन, तो वो भी एटेक्सिया कराती है। सो ये कुछ एक्यूट काजेज हैं एटेक्सिया की। सब एक्यूट काज कौन सी है जिसके अंदर पेशेंट की जो एटेक्सिया है वो 1 मंथ से हो सकता है या 2 वीक से हो सकता है, उसके अंदर हमारे एसओएल हैं, जो पोस्टीरियर फोसा के एसओएल है, वो सब एक्यूट एटेक्सिया कहलाते हैं। सो एक्यूट एटेक्सिया के अंदर एक काज मैं मिस कर गया हूँ जो कि है इन्फार्क्ट या इन्फार्क्ट। सो अगर सेरिबेलम का कोई इन्फार्क्ट होगा तो उसके अंदर भी पेशेंट एक्यूट एटेक्सिया के साथ आएगा। क्रोनिक एटेक्सिया की बात करें तो पीडियाट्रिक एज ग्रुप में जो क्रोनिक एटेक्सिया आते हैं उसके अंदर हमारा आता है एटेक्सिया टेलेंजेक्टेसिया, फ्रेडरिक एटेक्सिया, इसी तरह जो हमारा आता है ए बीटा लाइपोप्रोटीमिया, फिर हमारा जो है एसका दैट इज स्पाइनोसेरिब्रल एटेक्सिया जो कि हेरिडिटरी एटेक्सियाज हैं और इसमें एक ब्रॉड ग्रुप है, और इसी तरह हमारा जो एविड है दैट इज एक्यूट एटेक्सिया ड्यू टू विटामिन ई डेफिशिएंसी। ठीक है, सो ये काजेज हमारे आते हैं क्रोनिक एटेक्सिया के अंदर। मैं दोबारा रिवाइज कर लेता हूँ। एक्यूट एटेक्सिया में हमारे काजेज में आता है पोस्ट इन्फेक्शियस एटेक्सिया, acute cerebellitis leading to ataxia, drug induced ataxia, acute cerebellar infarction, ठीक है, और ड्रग्स लाइक फेनिटॉइन। सब एक्यूट में हमारे आते हैं पोस्टीरियर फोसा के ट्यूमर्स, और क्रोनिक एटेक्सिया में हमारे आते हैं एटेक्सिया टेलेंजेक्टेसिया, फ्रेडरिक एटेक्सिया, ए बीटा लाइपोप्रोटीमिया, स्पाइनोसेरिबेलर एटेक्सिया, एविड दैट इज एक्यूट एटेक्सिया ड्यू टू विटामिन ई डेफिशिएंसी, एंड ब्रेन मैलफॉर्मेशन लाइक आर्नल कैली मैलफॉर्मेशन, या फिर जो हमारी डेंडी वोकल मैलफॉर्मेशन होती है तो वो भी एटेक्सिया के साथ प्रेजेंट कर सकती है। सो ये डिफरेंशियल्स हैं जो आप होने चाहिए, और डेफिनेटली आपको इसकी डिटेल पढ़नी है कि एविड क्या होता है, एविड क्या होता है, एटेक्सिया टेलेंजेक्टेसिया क्या होता है, फ्रेडरिक एटेक्सिया क्या होता है, इन चीज़ों की सबकी मोटी मोटी चीज़ें आपको आनी चाहिए। अब एटेक्सिया केस को आपने एग्जाम प्रोसीड कैसे करना है। सपोज मेरे पास एक पेशेंट आता है, एग्जामिनर कमांड देता है कि डॉक्टर साहब द पेशेंट हैज दिस 5-year-old चाइल्ड हैज डिफिकल्टी इन वॉकिंग फ्रॉम लास्ट 1 वीक, तो डेफिनेटली मेरे माइंड में एक कंसेप्ट बनेगा कि पेशेंट 5 years का है, पीडियाट्रिक एज ग्रुप का पेशेंट है, 7 days से उसको वॉकिंग डिफिकल्टी है, तो कोई एक्यूट पैथोलॉजी है। मैं इसमें मस्कुलर डिस्ट्रॉफी को अपने माइंड में नहीं लेके आऊंगा, मैं इसमें कोई क्रोनिक कॉज ऑफ एटेक्सिया को नहीं लेके आऊंगा, मैं इसको कोई जो हेरिडिटरी न्यूरोपैथीज नहीं लेके आऊंगा। मैं इसको सोचूंगा कि पेशेंट को जीबीएस हो सकता है, ट्रांसमिनाइटिस हो सकता है, पेशेंट को एक्यूट एटेक्सिया हो सकता है, तो ये चीज़ें मेरे माइंड में टॉप पे आएंगी। ठीक है, तो इन चीज़ों के अकॉर्डिंगली मैं एग्जामिन करूंगा। मैं एग्जामिनेशन को एग्जामिन करता हूँ, उसका गेट देखता हूँ, ग्रॉसली पेशेंट का गेट एटेक्सिक है, सो मेरे माइंड में आ गया कि पेशेंट को एटेक्सिया है और एक्यूट एटेक्सिया है, सो मैं एक्यूट एटेक्सिया के स्कीम देखूंगा, उसके डिफरेंशियल्स देखूंगा। उसमें क्या करूंगा, गेट जब मैंने किया बच्चे का, उसको एटेक्सिया आया तो फिर मैं रोम वर्क नहीं परफॉर्म करूंगा। अगर आपको ग्रॉसली गेट पे एटेक्सिया मिलता है तो आप जस्ट उसको गेट करें और फिर नेक्स्ट प्रोसीड करें। तो डायरेक्टली फिर नेक्स्ट में क्या करूंगा, उसके सेरिबेलर साइंस परफॉर्म कराऊंगा। इसमें सारे साइंस हैं, इंटेंशन ट्रेमर है, पास पॉइंटिंग है, निस्टैग्मस है, डिस्टेटोकोनेसिया है, रिमोट फिनोमेना है, हाइपोटोनिया है, पेंडुलर नी जर्क है, ये सारे साइंस मैं उसके परफॉर्म करूंगा एट द मोमेंट। उसके बाद थर्ड स्टेप क्या होता है, फिर मैंने देखना है पेशेंट का एटेक्सिया की काजेज क्या है। चूंकि हिस्ट्री में एग्जामिनर ने बता दिया मुझे कि उसका एक्यूट एटेक्सिया है, तो डेफिनेटली मैं उस पॉइंट ऑफ व्यू से पेशेंट को जरूर देखूंगा, लेकिन मैं साथ में पेशेंट को एक क्रोनिक साइंस भी देखने हैं मैंने स्टार्ट। इसके बाद मैं उसका मोटर सिस्टम एग्जामिनेशन स्टार्ट करूंगा। उसका मोटर सिस्टम एग्जामिनेशन के लिए अगर आप स्कीम और मेथड देखने हैं तो हमारी डिटेल वीडियो मौजूद है मोटर सिस्टम एग्जामिनेशन पे, आप वो देख लीजिएगा। उसमें सेरिब्रल एग्जामिनेशन के सारे साइंस कैसे परफॉर्म करने हैं वो आपको दिखाए गए हैं। सो मैं मोटर सिस्टम एग्जामिनेशन परफॉर्म करूंगा, उसमें इंपॉर्टेंट चीज़ें मैं देखूंगा और एट द एंड मैं कंक्लूजन पे पहुंचूंगा। अब इसमें इंपॉर्टेंट चीज़ें क्या देखनी है आपने, इसमें इंपॉर्टेंट चीज़ें आपने देखनी है कि क्या आपको सेरिब्रल एग्जामिनेशन में सेरिब्रल साइंस के अलावा कोई और अपर मोटर न्यूरॉन लीजन के साइंस तो नहीं आ रहे। अब क्या साइंस हो सकते हैं, लाइक पेशेंट की अगर प्लांटर्स अपगोइंग है, लाइक अगर पेशेंट को कोई फोकल डेफिसिट है, लाइक पेशेंट की अगर कोई क्रेनियल नर्व पाल्सी आ रही है, तो इसका मीन्स कि पेशेंट को जो है वो सिंपल पोस्ट इन्फेक्शियस सेरिब्रल एटेक्सिया नहीं है बल्कि कुछ और है। ऐसे केसेस में जब पेशेंट के कोई और साइंस आ रहे होते हैं, अगर पेशेंट के रिफ्लेक्सेस ब्रिस्क हैं, अगर पेशेंट के प्लांटर्स अपगोइंग आ रहे हैं, अगर पेशेंट को हेमीप्रेसिस या मोनोप्रेसिस है, या फिर पेशेंट के जो है वो क्रेनियल नर्व पाल्सीज आ रही हैं, तो कोई 6 नर्व पाल्सी है या उसे गैग वीक है, तो डेफिनेटली आपने हाई अलर्ट हो जाना है और आपने पेशेंट को देखना है कि उससे कोई और पैथोलॉजी तो नहीं है, क्योंकि एटेक्सिया जो है वो जीबीएस की वेरिएंट में भी आ सकता है। एटेक्सिया जो है वो आपके ब्रेन स्टेम ट्यूमर के अंदर भी आ सकता है। तो उस सूरत में फिर आपने डिफरेंट चीज़ों को अपने माइंड में ले आना है। सो डेफिनेटली आपने अपर मोटर के साइंस पेशेंट के अंदर ज़रूर चेक करने हैं। एग्जामिनर आपसे पूछेगा कि बेटा ये एसओएल क्यों नहीं हो सकता, बेटा ये जीबीएस का वेरिएंट लाइक मिलर फिशर क्यों नहीं हो सकता। सो आपके माइंड में जब आपने उस पॉइंट ऑफ व्यू से चीज़ों को देखा होगा तो आप उस चीज़ों को क्लियर कर सकोगे।
एटेक्सिया के अंदर आपने क्रोनिक एटेक्सिया के सारे साइंस देखने हैं, आपने उसकी फंडोस्कोपी जरूर ऑफर करनी है, क्योंकि अगर पोस्टीरियर फोसा का ट्यूमर है तो फंडोस्कोपी पे आपको उसका पेपिलर एडीमा मिल सकता है। डेफिनेटली ऑफर कर दें। एग्जामिनर अगर आपसे पूछता है कि डॉक्टर साहब व्हाई यू हैव ऑफर्ड दिस टेस्ट, तो आप बता सकते हैं कि सर इन माय रेयरेस्ट और इन लोअर डाउन द डिफरेंशियल द एसएल इज ए पॉसिबिलिटी, सो आई वांट टू सी फर्दर साइंस ऑफ रेज आईसीपी इन द फॉर्म ऑफ पेपिलर एडीमा। सो आपने ये करना है। अब क्रोनिक एटेक्सिया के काजेज, अगर आपके पेशेंट की हिस्ट्री थोड़ी सी लंबी है शॉर्ट केस या लॉन्ग केस के अंदर, तो आपने वो भी देखने हैं। मिसाल के तौर पर अगर फ्रेडरिक एटेक्सिया आपने सोच रहे हैं तो आपने वो साइंस देखने हैं, उसमें अंदर स्केलेटल डिफॉर्मिटीज हैं लाइक काइफोस्कोलियोसिस, लाइक हैमरटोस, लाइक पेस्केवस। तो ये सारी चीज़ें आपके अंदर, और साथ में हार्ट को चेक करना है फॉर हाइपरट्रोफिक कार्डियोमायोपैथी। तो ये सारी चीज़ें आपकी आती हैं फ्रेडरिक एटेक्सिया में। उसी तरह फ्रेडरिक एटेक्सिया का एक टिपिकल पॉइंट होता है कि उसके प्लांटर्स अपगोइंग होते हैं और जो है डीप टर्नल रिफ्लेक्सेस एंकल के वो एब्सेंट होते हैं। ये होता है कि मैं बेसिकली क्या है, फ्रेडरिक एटेक्सिया के अंदर मल्टीपल ट्रैक्स एट अ टाइम इन्वॉल्व होते हैं। पिरामिडल ट्रैक इन्वॉल्व होते हैं तो पेशेंट के प्लांटर अपगोइंग होते हैं, स्पाइनल कार्ड इन्वॉल्व होती है तो पेशेंट के रिफ्लेक्सेस जो है, और साथ में न्यूरोपैथी होती है तो पेशेंट के जो रिफ्लेक्सेस हैं वो एब्सेंट होते हैं। सो एग्जामिनर अगर आपसे पूछता भी है कि बेटा फ्रेडरिक एटेक्सिया में अपर और लोअर साइन इकट्ठे क्यों आ रहे होते हैं, तो उसकी रीजन ये होती है कि एट अ टाइम जो है ना आपके पिरामिडल ट्रैक्स और नर्व्स इन्वॉल्व हो रही होती हैं। इस तरह आपने एटेक्सिया टेलेंजेक्टेसिया के जो है फाइंडिंग्स देख लेनी है। आपने देख लेना है पेशेंट के अंदर टेलेंजेक्टेसिया तो नहीं है, पेशेंट की क्लबिंग तो नहीं है, क्योंकि ऐसे पेशेंट के अंदर रिपीटेड चेस्ट इन्फेक्शन हो के उनको ब्रोंकाइटिस डेवलप होती है। सो आपने इस चीज़ को देख लेना है। इस तरह अगर पेशेंट को अगर एबियोटा लेपोप्रोटोनीमिया है तो ऐसे पेशेंट में स्टीटोरिया होता है, तो डेफिनेटली ये पेशेंट मेल नरिश होते हैं। सो इस चीज़ को आपने देख लेना है। पेशेंट को रेटिनाइटिस पिगमेंटोसा भी होता है, तो अगर आपका लॉन्ग केस है तो आपने उनमें स्टीटोरिया यानी डायरिया की हिस्ट्री पूछनी है, और नाइट ब्लाइंडनेस का पूछना होता है, क्योंकि उनको रेटिनाइटिस पिगमेंटोसा होता है जिसकी वजह से पेशेंट को नाइट ब्लाइंडनेस होती है। सो इंपॉर्टेंट पॉइंट्स थे जो कि एटेक्सिया के केस के पॉइंट ऑफ व्यू से आपके लिए इंपॉर्टेंट है। अगर आप इन सब चीज़ों को इकट्ठा लेके चलेंगे और इस सारे चीज़ों के कंसेप्ट आपके माइंड में होंगे, डिफरेंशियल्स को आपने डिटेल पढ़ा होगा, तो डेफिनेटली एग्जामिनर कभी आपको फेल नहीं कर पाएगा। फिर भी अगर कोई एटेक्सिया से रिलेटेड आपका कोई क्वेश्चन हो, क्वेरी हो, तो आप वो कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं। आई विल बी हैप्पी टू आंसर दैट। थैंक यू।